नमस्कार साथियों। बच्चों, आज मैं आपको 10वीं का जो हिंदी का पेपर होता है वो पेपर किस प्रकार से हल करते हैं, उसको कौन-कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं और कौन-कौन से पाठों का कौन-कौन सा कितना-कितना वेटेज होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। अपने 10th क्लास में 2 बुक है, एक तो क्षितिज है और एक कृतिका है। कृतिका के जो सीबीएसई है उसमें 5 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर ही बचे, बाकी 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। और क्षितिज के 2 खंड है, एक तो काव्य खंड है और एक दूसरा है अपना गद्य खंड। काव्य खंड के अंदर है पहला सूरदास वाला चैप्टर। ये सूरदास वाला जो चैप्टर है, ये वाला, इसमें से सबसे ज्यादा व्याख्याएं आती है। व्याख्या मतलब इसके जो पद दिए हैं वो पद्या जो है, उन पदों की व्याख्या आपको व्याख्या करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन व्याख्या के अंदर से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं। फिर दूसरा है राम लक्ष्मण संवाद, तुलसीदास जी वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी किताब में। सारे पार्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी व्याख्या भी आती है और व्याख्या के साथ इसके अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपके अनुसार वाले जो प्रश्न होते हैं वो सबसे ज्यादा इसके अंदर आते हैं। आपको उस कविता के अंदर से जो क्या क्या बातें बताई गई हैं, उन सारी बातों को आपको इस पाठ के अंदर से लेना पड़ता है। फिर तीसरा होता है आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे थे। इसमें कविता है, पूरी कविता। उस कविता के अंदर बताया गया है कि आप क्यों लिख रहे हैं, वो कविता क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, मतलब संशय वाली स्थिति होती है। तो कहते हैं ना, आत्म विश्लेषण वाले जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे इस वाले पाठ के अंदर से आते हैं। फिर चौथा पाठ है अपना उत्साह और अट नहीं रही। 2 कविताएं हैं, दोनों कविताएं किसके द्वारा लिखी थे? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। उत्साह कविता और अट नहीं रही, दोनों कविताओं को आपको इसका अर्थ नहीं याद करना है, इसके कुछ आंसर है वो बताएंगे। ये दोनों प्रकृति से जुड़ी हुई, तो प्रकृति से जुड़े हुए जितने जो सारे प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसके अंदर से आएंगे। उत्साह कविता छोटी है, अट नहीं रही वो भी छोटी, दोनों ही कविताएं छोटी, लेकिन इनका जो वेटेज है, क्वेश्चन आंसरों का वेटेज है, वो यहाँ से ज्यादा आता है। मतलब मान के चलिए आपके 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे ही आएंगे। फिर है दंतुरित मुस्कान, जो किसके द्वारा लिखे थे? नागार्जुन के द्वारा लिखे थे। इस वाली कविता के अंदर से आपको प्रश्न आएंगे कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे की मुस्कान क्या होती है, कवि उसके द्वारा क्या समझाना चाह रहा है, वो सारी बातें आपको इस वाले पाठ के अंदर से आएगी। फिर इसी का जो, ये तो काव्य खंड हो गया था, इसी का क्षितिज जो है, इस क्षितिज का जो गद्य खंड है, वो गद्य खंड के अंदर अपने वापस ये सारे पाठ हैं। सबसे है पहला नेताजी का चश्मा। इस पाठ के अंदर से जो क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं वो प्रश्न नहीं आएंगे, बीच बीच के अंदर से जो वाक्य दिए होते हैं उन वाक्यों के आधार पर आपको प्रश्न वहां पर करने पड़ेंगे। फिर बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत किसके द्वारा रचित है? रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा। इसमें ये पाठ आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो बड़े, जो आपके 4 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न आते हैं 4 नंबर वाले, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने पड़ते, उसके अंदर से ये एक प्रश्न आप मान के चलिए इसमें से हमेशा ही आता है। लखनवी अंदाज, यशपाल द्वारा। ये पाठ बड़ा संशय वाला पाठ है, न तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा, वो बच्चे समझ ही नहीं पाते, लेकिन पूरी कहानी खीरे के ऊपर डिपेंड है। तो आपको बताना पड़ेगा कि लेखक इसके द्वारा क्या कहना चाह रहा है। जो मौलवी साहब थे, वो लखनवी अंदाज वाले जो नवाब साहब थे, वो नवाब साहब अपने क्या विचार व्यक्त कर रहे थे, लेखक ने उनके ऊपर क्या विचार व्यक्त किए, लेखक उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब इस वाले पाठ के अंदर आएंगे। फिर है नौबत खाने की इबादत। नौबत खाने की इबादत है यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखी। नौबत खाने की इबादत में पूरा के पूरा उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया कि वो किन किन से बिलोंग करते थे, उनके साथ साथ कौन से थे, सारी की सारी बातें इसके अंदर से आएगी। आपको इसके अंदर शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि सारे के सारे जो शब्द है इसके उर्दू के शब्द है, तो आपको उन उर्दू के शब्दों को, क्योंकि आप जब उत्तर लिखोगे तो उन उर्दू के शब्दों का भी आपको इसके अंदर प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आता है मन्नू भंडारी की एक कहानी यही भी। इसमें लेखिका अपने जीवन के बारे में बताती पूरा के पूरा, कि मेरे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं किन किन से प्रभावित हुई, मैं लेखन क्षेत्र में किधर से आई हूँ, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मेरी माताजी का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो किस में से आते हैं? मन्नू भंडारी की इस वाली पाठ के अंदर से आते हैं। फिर आता है संस्कृति चैप्टर, बदत आनंद द्वारा। ये आपको इसके अंदर प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन करना तो आपको इसमें भी है, क्योंकि 2 प्रश्न भी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है, ये तो अपना सारा हो गया किसका? क्षितिज वाले पाठ का हो गया, लेकिन कृतिका वाले जो तीनों चैप्टर है, तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? माता का आंचल, दूसरा साना साना हाथ जोड़ी, और तीसरा क्यों है? अज्ञे। माता का आंचल पाठ बड़े प्रश्नों को, मैंने कहा था 3 प्रश्न आते, 4 नंबर वाले, उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न यहां से आता है। वो हो सकता है माता के आंचल से आ जाए, एक साना साना हाथ जोड़ी से आ जाए,
या फिर मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे द्वारा, इनमें से आ सकता है। माता का आंचल पाठ के अंदर माता और पिता का जो अपना प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, उस प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। तो आप अगर उनकी जगह क्या होता तो क्या करते, आपके माता पिता का व्यवहार आपके प्रति किस प्रकार है, माँ बाप अपने स्नेह को अपने बच्चे के प्रति कैसे प्रकट करते, वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो यहाँ से आते हैं। फिर साना साना हाथ जोड़े की यात्रा वृतांत है, आपको पढ़ा ये पूरा पाठ। इसमें पूरी जो प्रकृति का छटा का वर्णन किया है। जब लेखिका गंगटोक जाती है, वहां के जो लोग काम करते हुए दिखते हैं, गंगटोक पहले कैसा था, अब कैसा हुआ, वहां पर पर्यटन स्थल कैसे चालू हुआ, ये जो प्रश्न है कैसे, कहाँ, क्यों, कब वाले जो होते हैं, वो सारा के सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस पूरे पाठ के अंदर आपको बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, उन कथनों की व्याख्या आपके यहाँ से आएगी। अगर प्रश्न में दिया कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि सामने पत्थरों के ऊपर औरतें काम कर रही है, तो उनके जो व्यंग किया है वो उन्होंने क्यों किया, वो वाले प्रश्न किस में से आते हैं, साना साना हाथ जोड़ी वाले में से आते हैं। फिर तीसरा है मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञे जी वाला। इसके अंदर कवि क्यों लिखना है, कवि लिखना चाहता है तो वो अपने लिए लिखता है, बाहर के लिए लिखता है, लोगों की प्रेरणा के से लिखता है, या खुद के लिए लिखता है, या आर्थिक स्थिति के कारण, किस कारण से लेखक लिखता है, वो इसके अंदर ये वाला प्रश्न हमेशा आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। इसका जो प्रश्न आएगा उसमें कहेंगे आपके अनुसार लेखक क्यों लिखना चाहता है, लेखक की लिखने की क्या विवशता है, वो सारे के सारे प्रश्न किसमें से आएंगे, इसमें से आएंगे। इस प्रकार करके बेटा आपके 4 और 4 8, 8 और 9 10 प्रश्न आपके इन दोनों में से आएंगे, क्षितिज और कृतिका के अंदर से। ये जो प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर वाले 4 प्रश्न उधर करने पड़ेंगे, 2-2 नंबर वाले 4 प्रश्न इधर, और जो बड़े प्रश्न आते हैं 3 दिए होते हैं, उन 3 में से आपको 2 प्रश्न ही करने पड़ते। ये तो हो गई अपनी किताबों की बात जो आप लोग पढ़ चुके हो, और आगे भी इसके अंदर करोगे रिवीजन तब आपको आ जाएगा। लेकिन मेन आता है अपने को पेपर कैसे सोल्व किया जाता है, पेपर कैसे आप हल करो, क्योंकि आपके पास 3 घंटे है। 3 घंटे के अंदर आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, फिर पूरा पेपर होना चाहिए और सारे के सारे आप प्रश्न अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहला पूरा पेपर है, सबसे पहले आप 10 मिनट उस पेपर को पढ़ने में दीजिए, क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता लगेगा कि उस पेपर के अंदर प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं। आप सरसरी निगाह से पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए। 5 मिनट में पेपर अपन पढ़ सकते, 5 या 10 मिनट में पेपर पढ़ लेते। फिर आता है उसमें सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को जब आप पहली बार जब आपने पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2 गद्यांश दिए हुए, इसमें से कौन सा गद्यांश सरल है। ये अपन पढ़ते तो पता लग जाता अपने को दोनों में से कौन सा गद्यांश सरल लग रहा है। तो अपठित गद्यांश में 2 आएंगे, दोनों में से 5-5 प्रश्न आते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, दोनों उसमें से 5 प्रश्न आएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये पांचों के पांचों जो प्रश्न हैं आपको पूरे के पूरे उस गद्यांश के अंदर से ही लेने हैं। उसमें एक लाइन भी आपको आपके मर्जी से नहीं जोड़नी उसके अंदर। अगर प्रश्न का आंसर एज इट इज उसके अंदर दिया, वो आपको एज इट इज ही लिखना। अगर उसमें किसी बात को कहा है तो वो ही बात आपको इन चारों ऑप्शन में से छांट कर फिर लिखनी पड़ेगी। अगर आपने वहां पर आपका अनुमान लगा दिया तो वो आपके 5 प्रश्न में से 5 प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न 2 प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार अपठित पद्यांश आता है। पद्यांश में भी आपने जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि कौन सी कविता सरल है, पहली वाली या सरल दूसरी वाली। अब कविता किस तरह लिखी होती है बच्चों, कविता इस तरह लिखी होगी, एक पद इधर आएगा और एक पद आएगा, ये कहलाता है प्रथम पद और ये कहलाता है आपका दूसरा पद। प्रश्न आपके इस तरह आते हैं, 1 या 2 प्रश्न तो सीधे आ जाएंगे, लेकिन इस तीसरा या चौथा प्रश्न इस तरह आता है कि दूसरे पद में कवि क्या कहना चाहता है, तो आपको वो प्रश्न दूसरे पद के अंदर से ही देखना है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर कवि प्रश्न में लिखा है कि दूसरे पद के अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, तो आपको उसका आंसर दूसरे पद के अंदर ही देखना है, आपको पहले के अंदर जाना ही नहीं। अगर कवि कहता है कि पहले पद के अंदर से देखना है, तो आपको पहले पद में ही जाना है, दूसरे पद के अंदर नहीं जाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो आप पहले का आंसर दूसरे में और दूसरे का आंसर पहले में लिख दोगे, वो प्रश्न गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपके 5 और 5 10 प्रश्न यहाँ हो गए। अब आप ही जब दोनों प्रश्न करोगे, गद्यांश और पद्यांश के जो 5 और 5 जो 10 प्रश्न कर रहे हो, ये एक बात ध्यान रखना, पांचों के पांचों प्रश्न एक साथ करना। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न यहां पर कर लिया, दूसरा यहां पे कर लिया, फिर तीसरा आपने वहां लास्ट में जाकर करा, वो नहीं करना है। अगर आप वो करोगे तो एग्जामिनर का क्या होता है ना, जब कॉपी चेक करने वाला होता है तो उसको 5 जवाब एक जगह मिल जाता है, तो उसके दिमाग में सकारात्मक सोच बन जाती है कि हाँ बच्चे को आता था और बच्चे ने अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन अगर आप तीसरे का आंसर यहां नहीं लिख के पीछे की तरफ लिख दोगे, तो उसको वापस उसको टर्न करके वहां देखना पड़ेगा कि इसका आंसर ये कौन से प्रश्न का आंसर है करना। तो आप पांचों के पांचों एक जगह करें। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न आ गया,
दूसरा आ गया, आपको तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आपको आ गया और पांचवा भी आ गया, तो आप एक काम करिए, तीसरे नंबर का नंबर डाल दीजिए और लाइन खींच के उसको छोड़ दीजिए वहीं पर। जब आपका लास्ट का अंतिम का जो आधा घंटा रहता है उसमें आप उस प्रश्न को देखना कि ये प्रश्न मुझे उस टाइम नहीं आया था, मुझे अब सोल्व करना, और इसके ऊपर एक छोटा सा डोट लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कि मुझे ये प्रश्न करना था और मैंने किया नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो ये पांचों प्रश्न एक ही जगह होंगे और एग्जामिनर को भी चेक करने में परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार पद्यांश में भी आता है, तो 5 और 5 10 प्रश्न आपको एक ही जगह करना है और आपको पांचों अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों एक साथ ही करने। ऐसा नहीं कि गद्यांश पहले कर लिया पद्यांश बाद में किया। अगर आप अपठित गद्यांश पहले कर रहे हो तो साथ साथ में उसको पद्यांश भी करना ही है। ये दोनों कर लिए। उसके बाद आते हैं अपने व्याकरण का पोर्शन आता है। अब जो 10 प्रश्न तो ये हो गए अपने, अब ये आता है 33 प्रश्नों में से जो 10 प्रश्न निकल गए, अब अपने बचे 23 प्रश्न। वो 23 प्रश्न आपके कहां से आते हैं? एक तो वाच्य वाला आएगा, दूसरा आता है आपका वाक्य वाला, तीसरा आता है आपका पद परिचय वाला और चौथा आता है आपका अलंकार वाला। वाच्य वाले में अपनों पढ़े हैं, तीनों वाच्य वाले प्रश्न आएंगे। तीनों वाच्य वाले में आपके ऑप्शन वाले मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाच्य के 5 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप समझ रहे हो? पांचों के पांचों अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने पांचों अटेम्प्ट किए, वो मान लीजिए आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन गलत था और आपका फिफ्थ वाला सही है, तो वो फोर्थ वाले कोई गलत मानेगा, वो फिफ्थ तक नहीं जाएगा। जैसे मैं समझाती हूँ, पहला आपने टिक किया सही था, दूसरा आपका टिक किया सही था, तीसरा आपने किया सही था, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका गलत है और आपने पांचवा किया और वो सही हो गया, तो वो एग्जामिनर इसी चौथे को ही देखेगा, वो यहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ स्पष्ट कि आपको 5 में से 4 प्रश्न ही करने हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो 2 प्रश्न आपके एक साथ चले जाएंगे, जबकि एक ही गलत होना चाहिए, वहां पर आपके कितने गलत हो जाएंगे? 2 प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार वाक्य वाले, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य जो अपनों ने पढ़े थे, उन्हीं के अंदर से 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न ही करने हैं। फिर पद परिचय वाले, पद परिचय वाले में भी प्रश्न आएंगे, उनमें से 5 में से आपको 4 ही करने। अलंकार वाले भी 5 आएंगे, 4 ही करने। अलंकार आपके 4 अलंकार ही, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इस 4 के अलावा अगर पांचवा ऑप्शन किसी में आएगा नहीं, और आएगा ही तो आपको देखना भी नहीं, क्योंकि पांचवा आपका सिलेबस में है ही नहीं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार अपने ये 23 प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फिर आता है मेन अपना व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण वाला पोर्शन में पत्र आएंगे 2, एक तो औपचारिक पत्र आएगा और एक अनौपचारिक पत्र आएगा। दोनों पत्रों में से जो आपको सरल लगता है वो पत्र आपको करना है। पहले पढ़ो उसके अंदर के औपचारिक पत्र दे रखा है या अनौपचारिक, तो वहां हेडिंग डालिए ऊपर के, औपचारिक पत्र लिख रहे हो या फिर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, ठीक है? दोनों में से जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा आता है वही प्रश्न, वही पत्र आप करना, दूसरा मत करना, क्योंकि आपको आता है वो आप उसमें अच्छी तरह से कर पाओगे। फिर ये 5 नंबर का पत्र आएगा और 5 नंबर पूरे पूरे उसके बॉडी के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। आपने जो एड्रेस लिखा वो सही लिखा है या नहीं लिखा, फिर आपने महोदय जी लिखा है नहीं लिखा है, फिर अगर आपने संपादक महोदय को लिख रहे हो तो संपादक महोदय को लिखा है या नहीं लिखा, दैनिक भास्कर जो नाम दिया वो लिखा है या नहीं लिखा, सारे के सारे हर चीज के एक एक पॉइंट के वहां पर नंबर होते। और बीच की बॉडी आपकी 3 नंबर की होती है, जो बीच का जो अपन पोर्शन लिखते हैं वो 3 नंबर की होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना, मतलब करना पूरा ही है, लेकिन 3 नंबर की वो जो है बीच वाली आपको उसमें लिखना है। फिर आता है अनुच्छेद, ये सबसे ज्यादा 6 नंबर का अनुच्छेद आता है आपका। अनुच्छेद 6 नंबर का आएगा, 3 ऑप्शन आएंगे इसमें। 3 ऑप्शन में से तीनों में देखना संकेत बिंदु दिए हुए आएंगे, आपको संकेत बिंदु से ही उस अनुच्छेद को लिखना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर्यावरण का दिया हुआ, तो पर्यावरण की भूमिका लिखा आएगा पहला पॉइंट, फिर पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जो भी उसका, तो आपको पूरा के पूरा पॉइंट से उसको ब्रीफ करना है। जैसे पहले अगर भूमिका दी गई है तो आपको उसको भूमिका इस तरह लिखना है, और लिखने के बाद इसको यहाँ करके फिर यहाँ से लिखना शुरू करना। फिर पर्यावरण का महत्व दे रखा है तो ये महत्व लिखना, महत्व लिखने के बाद यहाँ पर इसके नीचे से स्टार्ट करना। इस तरह आप लिखोगे तो पूरी की पूरी एक जो लिखने का जो कहते हैं ना, आंखों को जो अच्छा लगता है वो एग्जामिनर की आंखों को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने अच्छा सा बकायदा गेप वेप छोड़कर लिखा है, तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो वो चेक करने आसानी से चेक करेगा। ये हो गया आपका अनुच्छेद। उसके बाद आता है संदेश और विज्ञापन। संदेश और विज्ञापन दोनों में से
दो आएंगे, या तो संदेश मतलब दोनों आएंगे, दोनों में से आपको देखना है कि आपको क्या करना है। देखो संदेश 4 लाइन का लिखना, 40 वर्ड में 40 शब्दों में ही लिखना पड़ता है आपको, तो 40 शब्दों में, और जो विज्ञापन है वो भी आपका इतने ही शब्दों में आएगा। लेकिन देखो विज्ञापन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप विज्ञापन बनाइए, लेकिन उसमें कलर पेन का कोई प्रयोग नहीं होगा। और संदेश क्या होता है, संदेश की 2 लाइनें आपकी उसके अंदर प्रश्न के अंदर ही दी होती, तो दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से आता है वही अटेम्प्ट करना, क्योंकि संदेश आप लिख सकते हो फटाफट, जबकि विज्ञापन में आपको उसको आकर्षक बनाने के लिए उसके अंदर पिक्चर, ड्राइंग, पिक्चर्स भी बनानी पड़ेगी, उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, उसका पता भी मेंशन करना पड़ेगा, सारी ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो हो सकता है जहां आप संदेश 5 मिनट में पूरा कर लो, वो आपका यहाँ विज्ञापन 7 या 8 मिनट खा जाए, 3 मिनट का वेरिएशन आ जाएगा ना अपने। तो दोनों में से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे संदेश लिखने में ज्यादा सहूलियत लग रही, तो संदेश लिखिए। अगर आपको विज्ञापन में लग रहा है कि नहीं मैं विज्ञापन आसानी से बना सकता हूँ 2 मिनट में या 5 मिनट में, तो आप विज्ञापन बनाइए, वो आपकी ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हो, संदेश लिखना चाह रहे हो या विज्ञापन करना चाहते हो। फिर आता है स्वरित और ईमेल। स्वरित और ईमेल दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन स्वरित लिखने में ज्यादा समय लगता है, ईमेल लिखने में समय कम लगता है। देखिए कैसे, स्वरित जब आप लिखोगे, स्वरित का मतलब होता है बायोडेटा, अपना बायोडेटा अपने को किसी और को भेजना पड़ता है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, नाम के बाद माता का नाम, पिता का नाम, पता लिखना पड़ेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर आपने 10th में क्या किया, आपकी 12th कहाँ से हुई, फिर आपकी जो आपने स्नातक की पढ़ाई करी या बीए, बीकॉम, बीए कहाँ से करी, वो सारा बताना पड़ेगा। फिर नीचे आपको उसका एक्सपीरियंस भी लिखना पड़ेगा कि आपने किसी स्कूल में या किसी संस्था में या किसी कंपनी में काम किया है तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। मतलब पूरा आपका बायोडेटा लेने के बाद आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं ना, स्वरित कम से कम 10 या 15 मिनट ले जाता है। इसके बजाय अगर आप ईमेल लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि स्वरित लिखने में आपको 2 पेज जाते हैं, स्वरित के 2 या 2.5 पेज जाते हैं, जबकि ईमेल आपको खाली एक ही पेज में लिखना पड़ता है। खाली उसकी जो लाइनें बनानी है वो लाइनों का पूरा पूरा बनाना पड़ता है कि टू में क्या लिखना है, फ्रॉम में क्या लिखना है, बीसी में क्या लिखना है, सीसी में क्या लिखना है, फिर आपको अटैचमेंट, सारे जो अटैचमेंट अपन बनाते हैं वो अटैचमेंट बनाना है, दिनांक आपको किस तरह लिखनी है, जैसे आपकी परीक्षा अगले माह है तो आपको जैसे मान लीजिए आज की डेट क्या आ रही है वो देखना, तो फरवरी आ रहा तो फरवरी पूरा लिखकर फिर आप ऐसे लिखना। डेट हिंदी में हमेशा वैसे ही लिखी जाती है, 1 2 1 24 ऐसे करके मत लिखना, ठीक है। तो ईमेल, स्वरित और ईमेल दोनों ही सही है, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन समय का अगर देखा जाए, समय क्योंकि अपने पास 3 घंटे ही, 3 घंटे में अपने को पेपर सोल्व करना है, तो स्वरित अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ पता है कि हाँ मैं इसको 5 मिनट में लिख सकता हूं, तो आप स्वरित करिए, वरना आप ईमेल करिएगा, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट का अनुच्छेद। अनुच्छेद मैंने बता दिया किस प्रकार ना। अब ये सारे के सारे आपको किस प्रकार करने ये आ गया, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे अनुसार एक के पेपर को कौन से प्रश्नों को पहले करना चाहिए, कौन से प्रश्नों को बाद में करना चाहिए, उसके अनुसार मेरे को लगता है कि सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना चाहिए, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के ऊपर। ये दोनों करने के बाद आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है, कौन सा व्याकरण वाला, ये रचना वाला पार्ट, पत्र, अनुच्छेद, संदेश, ईमेल, विज्ञापन, स्वरित, इनको आपको निपटा देना चाहिए। मतलब सारे के सारे पहले आप इनको हल कर दो। अनुच्छेद आपको लग रहा है कि नहीं अनुच्छेद में ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं, तो अनुच्छेद को एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन पत्र को लिख दीजिए आप, संदेश को लिख दीजिए, विज्ञापन आ रहा तो विज्ञापन बना दीजिए, ईमेल आ रहा तो स्वरित। ऐसे करके आप 1.5 घंटे के अंदर 2 गद्यांश, पद्यांश और ये सारे के सारे प्रश्न 1.5 घंटे के अंदर आप निपटा लोगे। सारा के सारा आप 1.5 घंटे के अंदर इसको हल कर लोगे। अब उसके बाद भी आपके पास कम से कम 2 घंटे बचेंगे, वो 1.5 या 2 घंटे बचेंगे, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के अंदर आपको ये वाले 5 प्रश्न करने। इन प्रश्नों को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कौन से वाले, वाच्य, वाक्य, पद परिचय, अलंकार, इनके प्रश्न करने में आपको 15 मिनट से या 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको निकालना पड़ता है, वो मैंने आपको सिखा दिया किस प्रकार से निकालते हैं। ऑप्शन निकालोगे तो 20 मिनट में ये चारों के चारों जो पोर्शन है ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो आप इन चारों को वहां पर कर लेना। उसके बाद आपके बचेंगे कौन से वाले, प्रश्न उत्तर बचेंगे। वो जो 1 घंटा बचता है, उस 1 घंटे के अंदर आप आसानी से सारे के सारे प्रश्न कर लेना। और लास्ट में जो आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट बचे हुए हैं, उन 20 मिनटों के अंदर आपको वो सारे जो बचे आपने रखे थे कि मैं ये बाद में कर लूंगा, उसको बाद में करूंगा, तब कर लूंगा, वो सारे प्रश्न आप फिर उस वक्त करना। इस तरह अगर समय को देखकर अगर आपने 5-5 मिनट या 6-6 मिनट दिए इन सबको, पत्र को, अनुच्छेद, ऐसे करोगे तो आपके पास लास्ट में समय बचेगा। उस समय में आप पूरी कॉपी को देख सकते हो कि कहीं मेरा प्रश्न छूट तो नहीं गया, कहीं रह तो नहीं गया, हो सकता है कि मैं इसके अंदर वो कुछ लिख सकता था। ये सारे सारे आप कर लोगे। और अनुच्छेद हमेशा आप लास्ट में लिखना,
सबसे अंतिम में आप अनुच्छेद लिखना, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति अगर अपन कर सकते तो किसमें कर सकते, अनुच्छेद के अंदर कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद अनुच्छेद करना, ताकि आप आराम से उसको जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको पूरा पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। इस तरह से ये पूरा के पूरा आपका 10वीं का हिंदी का जो सिलेबस है, पेपर किस तरह से हल किया जाता है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पेपर को हल करें और अच्छे से अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं। धन्यवाद।